सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में संसदीय जो नियम है उनको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि संसद के जो पदाधिकारी है वो कौन कौन है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि अगर हम संसद की जो कार्रवाई है अर्थात जो प्रक्रिया की जो नियम से अगर उनको अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली करें अर्थात उनको थोड़ा समझ के देखें, वो पोजीशन क्रिएट करनी पड़े कि भाई किस प्रकार हमारी संसद चल रही है, तो वो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा हमारे। मान लो अपन संसदीय और विधानसभा की कार्रवाई के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। संसदीय नियम और विधानसभा के नियम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। दोनों एक ही है। वहाँ पर संसद और यहाँ पर विधानसभा दोनों एक ही नियम कायदे के अंतर्गत चलाई जाती हैं। वहाँ पर जो होता है वहीं लोकसभा में वहीं यहीं हमारी विधानसभा में भी वही नियम और कायदे हैं। अब देखिए, वहाँ पर स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पर भी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष। वहां पर आपका लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। क्लियर। यहां पर विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। क्लियर। ये मैं आपको बता चुका कि अभी इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं कि इसका जो शीर्षक है वो है संसदीय प्रक्रिया के नियम अर्थात संसद के बारे में, लेकिन यही नियम हमारी विधानसभा में भी चलते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये अलग अलग है, एक ही है। अब देखिए, आप सारे क्या हो, मान लो विधायक हो, क्या हो? विधायक हो। मेरे क्या हो? आप सारे विधायक हो और मैं आपका अध्यक्ष हो गया। अब क्या है कि आप क्लास में आए, उसके बाद में क्लास में मैं आया। क्लियर। यानी कि अब मैंने मेरी कार्रवाई प्रारंभ कर दी अर्थात आज की जो कार्रवाई है पढ़ाने का कार्य है, उससे पहले मैं जो भी सदन में फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी करूंगा। भाई मेरे को बच्चों को हाजिरियां भी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, बच्चों के बारे में भाई, ठीक है, कौन बच्चे में क्या शिकायत है उसके बारे में मैं देखूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष आता है, उसको एक परफॉर्मा दे दिया जाता है कि आज ये कार्रवाई होगी अर्थात कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अर्थात प्रश्नकाल, शून्यकाल, उसके बाद में जो भी प्रस्ताव आते हैं उनके बारे में उस तरह चर्चा अर्थात विधानसभा अध्यक्ष के स्टेप बाय स्टेप उनको लेके चलता है और उनके अनुसार अपनी कार्रवाई को आगे प्रारंभ करता है। तो मैं आपको बता चुका कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर, उसके बाद में आपका प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद में आपका डिप्टी स्पीकर, प्रमुख पदाधिकारी जिसमें 6 लोग होते हैं। वो बारी बारी से क्या होता है, वो जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष नहीं होता तो वो जो भी तालिका में सदस्य उनकी अध्यक्षता करते हैं। क्लियर। तो अब चलते हैं क्या क्या इनकी प्रक्रिया के नियम। देखिए, सबसे पहला प्रश्नकाल कौन सा है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन, प्रश्न। क्वेश्चन मोशन अर्थात प्रश्नकाल। इसमें बेसिकली ये प्रश्नकाल में होता क्या है कि
इसमें 3 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित, तीसरा अल्पकालीन सूचना वाले। तारांकित मौखिक वाले होते हैं, क्लियर? ये लिखित होते हैं। ये सदस्य अपनी सदन के पटल पर खड़ा होकर उनको पूछता है। ये मौखिक लिखित दोनों हो सकते हैं, क्लियर? अल्पकालिक लिखित और मौखिक दोनों, ये दोनों हो सकते हैं। 10 दिन का नोटिस देकर, नोटिस देकर 10 दिन का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। अब देखिए तारांकित जो प्रश्न है वह लोकसभा एलएस, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, तारांकित लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में टोटल 20 प्रश्न। कितने? 20 प्रश्न। राज्यसभा यानी कि लोकसभा में टोटल 20, सिंगल कितने? 1, यानी कि एक सदस्य एक क्वेश्चन ही कर सकता है। टोटल 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद में अतारांकित, ये आपका राज्यसभा में टोटल नो लिमिट सिंगल कितने? आपका 3 सदस्य। टोटल नो लिमिट है, यानी कि बहस का सदन है ये, इस पर लिमिट कोई नहीं है। सिंगल 3 सदस्य, यानी कि एक सदस्य 3 क्वेश्चन कर सकता है राज्यसभा में। कौन से? तारांकित वाले। अतारांकित इसमें लोकसभा टोटल 230 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल एक सदस्य 4 क्वेश्चन कर सकता है। सिंगल एक सदस्य 4 क्वेश्चन
लोकसभा में टोटल 230। अब आपकी राज्यसभा, आर्स राज्यसभा, राज्यसभा राज्यसभा में टोटल आपका नो लिमिट, सिंगल आपका नो लिमिट, यानी कि नो लिमिट। ठीक है, अतारांकित में नो लिमिट है। कितने ही सिंगल सदस्य कितने क्वेश्चन कर सकता है, टोटल नो लिमिट, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए, तारांकित मौखिक जवाब दिए जाते हैं, यानी कि सदस्य क्वेश्चन पूछे करेगा और मंत्री उसका जवाब देगा। मौखिक दिए जाते हैं, बोल कर दिए जाते हैं। लोकसभा में टोटल 20 हो सकते हैं, एक सदस्य एक क्वेश्चन कर सकता है। राज्यसभा में टोटल नो लिमिट है, सिंगल एक सदस्य 3 क्वेश्चन कर सकता है। अतारांकित टोटल 230, यानी कि अतारांकित का मतलब होता है लिखित। कौन सा? लिखित। उसके बाद में आपका अल्पकालीन, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं, लिखित और मौखिक, ये दोनों है, दोनों हो सकते हैं। 10 दिन का नोटिस देकर, इनको पहले दे दिया जाता है 10 दिन का कि भाई आपको ये क्वेश्चन करने हैं, आपको बताने हैं। क्लियर? दोनों हो सकते हैं, लिखित और मौखिक। ये हमारे जो प्रश्न काल है वो लगभग हो चुका। उसके बाद में आपका जो सेकंड जो काल है वो है जीरो हाउस। जीरो हाउस जीरो हाउस, शून्य का। शून्य का 12 से 1 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे के मध्य, यानी कि सदस्य बिना सूचना के, सदस्य क्या करता है, सदस्य बगैर सूचना के प्रश्न उठाता है, बगैर सूचना के प्रश्नों को उठाता है और मंत्री उसका जवाब देता है। ये जो परंपरा है वो 1953 में भारत की देन, किसकी देन है, भारत की देन। 1953 जीरो हाउस हमने विश्व को दिया है, हमने विश्व से लिया नहीं, अभी तो दिया गया। उसके बाद में मंत्री को जो भी मुद्दा सदस्य ने उठाया उसका जवाब देना होता है, यानी कि मंत्री जवाब देना होता है। मंत्री क्या करता है, उसको जो भी सदस्य ने क्वेश्चन किया है उसको जवाब देना होता है, यानी कि जीरो हाउस। अब इसमें क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कितने हुए,
कितने पूछने चाहिए कितने नहीं पूछने चाहिए। इसमें पहले अध्यक्ष के पास में कोई सूची नहीं होती है, प्रश्नकाल में उसके पास में सूची होती है और वो खड़ा करके पूछता है कि भाई अब आपका नंबर है, अब आप पूछिए। तो ऐसा इसमें कोई नहीं, कोई भी सदस्य खड़ा होकर क्वेश्चनों को कर सकता है। इसमें बगैर सूचना के मंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंत्री की हालत खराब हो जाती है इस प्रकार के शून्यकाल में। समझ रहे हो ना, अध्ययन करके आते हैं वो लेके आते हैं कि भाई क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि 0 आवर्स। उसके बाद में ये हमारे 2 काल थे, यानी कि प्रश्न काल और आपका शून्य काल, 0 आवर्स और आपका क्वेश्चन। तो इसके बाद में इसके जो प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से हैं, संसदीय प्रक्रिया के नियम में जो प्रस्ताव, उसके बारे में अब पढ़ेंगे कौन कौन से इसके प्रस्ताव हैं। स्थगन प्रस्ताव, यानी कि एडजोर्नमेंट मोशन। एडजोर्नमेंट मोशन, इसमें बेसिकली होता क्या है कि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो लोक महत्व का होता है उस पर चर्चा की जाती है। अर्थात लोक महत्व के मुद्दे संबंधित चर्चा की जाती है। इसमें सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और एक बार जो सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है उस पर फिर डिप्टी स्पीकर भी उस कार्रवाई की जो चर्चा हो रही है उसको नहीं रोक सकता। अर्थात जो वो कार्रवाई की जो शक्ति है वो संपूर्ण सदन में नीत हो जाती है। किसमें नीत हो जाती है? संपूर्ण सदन में नीत हो जाती है। इसके लिए कितने सदस्य? 50 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यानी कि 50 सदस्य ला सकते हैं, 50 सदस्य ला सकते हैं इसको एक साथ। अगर 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव लेके आए हैं तो फिर वो मुद्दा कौन सा होना चाहिए? लोक महत्व होना चाहिए। सदन की कार्रवाई स्थगित किया जाता है। बाद में स्पीकर को भी सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का अधिकार नहीं है, संपूर्ण सदन में नीत हो जाता है। अर्थात अगर सरकार का ध्यान किसी ऐसे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है तो उनको क्या लाना चाहिए? तो उनको स्थगन प्रस्ताव लेके आना चाहिए। अर्थात उनको काम रोको प्रस्ताव लेके आना चाहिए। क्या लेके आना चाहिए? काम रोको। जागरूक रहेंगे तो लेके आएंगे ना, काम रोको प्रस्ताव लेके आना चाहिए। सुन रहे हो ना? काम रोको प्रस्ताव लेके आना चाहिए। 50 सदस्य होते हैं। स्पीकर में एक बार चर्चा हो जाती है, स्पीकर उसको कार्रवाई करने का अधिकार उस पर नहीं, संपूर्ण सदन में, चाहे फिर कितने बजे तक, कितने घंटे तक, पूरी रात भर आपको पता चलती रहती है कार्रवाई कई बार। अब ये 4 बार अब तक लाया जा चुका है। कितनी बार बच्चों? 4 बार लाया जा चुका है। देखिए अब तक कितनी बार? 4। कौन कौन सा मैटर है वो देखिए। सबसे पहला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार गिरने से मृत्यु हुई थी। एक जहरीली शराब
जहरीली शराब से, एक आगरा में कामरेड रेल दुर्घटना, ये आगरा में उस समय हुई थी, उसके लिए लाया गया था। उसके बाद में ये महंगाई के मुद्दे पर लाया गया, महंगाई के मुद्दे पर भी ये लाया गया। अब तक 4 बार है लाया गया है। अब देखिए ऐसा लाना चाहिए क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में चर्चा होती है और वास्तव में सरकार का ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि एकदम से सदन के कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है और जो सदन की जो कार्य संपूर्ण सदन में निहित हो जाती है, अर्थात उस पर स्पीकर का भी कोई जोर नहीं होता है। उसके बाद में आपका स्थगन प्रस्ताव के बाद में निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन, निंदा प्रस्ताव। सेंस्योर मोशन, इसमें बेसिकली वही चीज आएगी इसमें भी, यानी कि विपक्ष लेके आएगा 50 सदस्य, इसको लेके आ सकते हैं। क्लियर? इसमें सरकार की नीति, सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या त्याग पत्र दे सकती है क्या? नो, सरकार त्याग पत्र नहीं दे सकती। क्लियर? सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है, 50 सदस्य होते हैं, विपक्ष लेके आता है, सरकार त्याग पत्र नहीं देती है, यानी कि सरकार की निंदा की जाती है इसमें। यह सेंस्योर मोशन अर्थात निंदा प्रस्ताव। इसके बाद में एक प्रस्ताव और ले लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अभी हाल ही में लाया गया है। लाया गया नहीं लाया गया? नहीं, अविश्वास नहीं, विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। किसके? राजस्थान सरकार में। सुन रहे हो ना? विश्वास प्रस्ताव। तो उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंट मोशन, कॉन्फिडेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंट। अविश्वास है ना? नॉन कॉन्फिडेंट, नॉन कॉन्फिडेंट मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। कौन लेके आता है? विपक्ष। कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आता है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है शुरू में लाने के लिए? 50। 50 सदस्यों का होना इसमें आवश्यक है। उसके बाद में पारित किया जाता है। 50 से नहीं काम चलता है, पूरे उसके
51 प्लस सदस्य का होना आवश्यक है। ऐसे में समझ लेना सिर्फ 50 से सरकार गिर जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में विपक्ष लेके आएगा 50 सदस्य होना आवश्यक है इसके लिए। उसके बाद में अगर ये पारित हो जाए तो सरकार को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। सरकार त्याग पत्र देना पड़ता है सरकार को। उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंट मोशन अर्थात विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास कॉन्फिडेंट मोशन। सत्ता पक्ष लेके आता है, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, बहुमत, बहुमत साबित करना कि भाई सरकार के पास में बहुमत है या नहीं है, यानी कि सत्ता पक्ष लेके आता है। इसका मेनली काम बेसिकली बहुमत साबित करना है। अभी हाल ही में गहलोत सरकार के द्वारा ये लाया गया है, तो ऐसा कोई कुछ नहीं इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद में आपका एक महत्वपूर्ण है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। कौन सा, धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद प्रस्ताव में कम से कम, अब ये धन्यवाद प्रस्ताव है क्या, धन्यवाद प्रस्ताव देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, पहली कंडीशन आम चुनाव के तुरंत बाद, आम चुनाव के तुरंत बाद प्रथम सत्र के दौरान, यानी कि नई सरकार गठन होता है उस समय, उसके बाद में नवीन वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान, यानी कि चुनाव के तुरंत बाद जो पहला सत्र होगा, धन्यवाद प्रस्ताव आपको पता है राष्ट्रपति का क्या होता है, इसमें अभिभाषण होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है इसमें, उसमें धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर ये पारित हो जाए, ऐसा माना जाए कि सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद में नवीन वर्ष अर्थात आपका जो बजट सत्र होता है, समझ रहे हो ना, उस पर आपको पता है, उस पर डिबेट होता है। उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार ने भाई इतने पैसे इस मद में इतने खर्च किए हैं, सरकार अपने उद्देश्य को बताती है। उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है। अगर वो पारित हो जाए तो सरकार को क्या करना पड़ता है, उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो बेसिकली सरकार दो तरीके जा सकती है, एक विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, एक धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये कुछ हमारे प्रस्ताव थे, इनके बारे में चर्चा की है। कल के वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।